हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप जानते हैं, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम करेंगे रियल नंबर्स के एमसीक्यू का पार्ट नंबर 1। और अगर आपने रियल नंबर का मेरा टॉपिक पढ़ा है कंप्लीट, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो आप लेक्चर देखो रियल नंबर वाला, उसके बाद आप ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको जो जो कॉन्सेप्ट्स बीच में आते रहेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता रहूँगा आपको, ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कहता है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके अंदर 2 की कितनी पावर आएगी। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि 2 उसमें कितनी बार आएगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की करते हैं, कैसे करते हैं। पहले मान लो ये 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 72। फिर 2 से डिवाइड करोगे 36, फिर 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे कितना आएगा? 9। देखो, अब आपको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पूछी गई, सिर्फ ये पूछी गई है 2 की पावर कितनी आएगी। आगे तो इसमें 2 आना ही नहीं है, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड होएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 3। तो 144 को हम क्या लिखते हैं बताओ? 2 कितनी बार है? 4 बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितनी है बताओ मेरे को? 2 की पावर तो 4 होगी और 3 की पावर कितनी होगी? 2। लेकिन आपसे तो क्या पूछी गई है कि 2 की कितनी पावर आएगी, तो 2 की पावर कितनी है? 4। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर पेपर में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो ऐसे करनी है आपको, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन आपसे सिर्फ 2 की एक्सपोनेंट पूछी जाए तो आप बस इतना सोल्व करके छोड़ दो, और बाकी तो आपको सोल्व करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 9 आ गया और 9 तो 2 से डिवाइड होना ही नहीं है। एक तो ये तरीका है। अगर किसी बच्चे को टेबल अच्छे से आती है, मैंने आपको बताया 25 तक टेबल और 25 तक स्क्वायर जिस बच्चे को अच्छे से आते हैं ना, उसके लिए मैथ का पेपर बहुत आसान हो जाता है। आप कहोगे कैसे? 144 को आपको सबको पता है कि 16 इंटू 9 होता है, और 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, कि 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 16 आएगा। इसमें 2 आएगा ही नहीं, तो यानी कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी। तो 2 की पावर कितनी है इसमें? 4। तो आप सीधा भी इसका आंसर दे सकते थे। अगर इतना दिमाग नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। इसमें देखो क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। 2 नंबर का एलसीएम 1200 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है। जो भी एचसीएफ होता है ना, जो भी एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है किसका? एलसीएम का। वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। यानी कि इन नंबर्स में से आप ये देख लो कि 1200 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है। 600 करता है क्या? बिल्कुल करता है। 400 करता है? करता है। 200 भी करता है। लेकिन क्या 500 इसको डिवाइड करता है? डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जब हम 1200 को 500 से डिवाइड करें तो जो आंसर आए वो क्या है? एक इंटीजर आए। लेकिन ये तो एक इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि 500 1200 को डिवाइड नहीं करता। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन, मतलब कि ये इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। समझ आ रहे हो? तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। जैसे पहला क्वेश्चन था, उसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी 144 की। यहाँ हम करेंगे किसकी? 196 की। वहाँ आपसे सिर्फ पूछी गई थी कि 2 की एक्सपोनेंट कितनी होगी। यहाँ आपसे पूछ लिया गया कि जितने भी ये प्राइम फैक्टर आएंगे इसके, उन सभी की एक्सपोनेंट्स का आपको सम बताना है। तो देखो करो इसको, पहले 2 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा तो कितने पे जाएगा? ये 98। फिर 2 पे जाएगा 49, और फिर 7 पे जाएगा 7। बस, तो 196 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 की पावर कितनी होगी? ये 2 होगी, और 7 की पावर भी कितनी होगी? 2। तो आपको इनको क्या निकालना है? एक्सपोनेंट्स का सम निकालना है। मतलब ये कितनी है? 2 पावर, ये 2, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो आपको पता लगेगा एमसीक्यू से कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और उनको जल्दी से जल्दी हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप सोचोगे एग्जाम में एमसीक्यू तो हम कर ही देंगे, तो आपको क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ आएगा काफ़ी क्वेश्चंस का। तो लेकिन अब मैं आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू कराऊंगा, उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं पूछा जाना। आपको सब क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, आपको सब चीज़ों का मीनिंग आसानी से समझ आएगा एग्जाम के अंदर, और उनको सोल्व करने की आपको टेक्निक पता होगा, तो आप आसानी से पेपर को सोल्व कर दोगे।
इसमें देखो क्या कहता है, आपको HCF बताना है 95 का और 152 का। तो मैंने आपको बताया था कि HCF में अगर आपको टेबल आती है ना 25 तक, तो किसी भी नंबर का HCF आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो 10th लेवल तक। तो आपको अगर 19 की टेबल आती है तो मुझे पता है 95 क्या होता है, बताओ, आपका 19 इंटू 5 होता है, और 152 आपका कितना होता है, 19 इंटू 8 होता है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है मेरे को, 19 दिख रहा है। 19 ही इनका क्या है, HCF, क्योंकि इनमें तो कॉमन होता ही नहीं कुछ भी 5 और 8 में। तो HCF कितना आ गया इसका, 19 आ गया। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा इसका मेथड क्या है, मान लो आपको ये मैंने आपको मेथड सिखा रखा है कि 95 और 152 का एक साथ HCF कैसे निकालते हैं। इन दोनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो 95 को भी डिवाइड करता है 152 को भी। तो अब भी आपको सोचना ही पड़ेगा वो नंबर क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, अब आगे कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो HCF कितना होता है, सिर्फ इसका 19 ये आ जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोचो कि हमें तो 19 की टेबल आती ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर भी मेरे पास मेथड है कि इनका मैं HCF निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया है। 152 को आप इससे 95 से क्या करो, डिवाइड करो। 95 1 जा 95, रिमाइंडर कितना बच गया, 57। ठीक है, अब आप क्या करते हो, 57 रिमाइंडर बच गया, इसके एक और डिवीजन का साइन लगा दो। जो यहाँ पे नंबर होता है ना वो लिखते हैं अंदर। ठीक है, 57 कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ये कितना आएगा आपका 38, ये 38 बच गया। फिर क्या लगाओ, डिवीजन का साइन लगाओ आप, फिर डिवीजन का साइन लगाओ। बीच में क्या लिखते हैं, डिविडेंड को 57, 38 फिर 1 पे जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया आपका 19, फिर क्या लगाओ आप, डिवीजन का साइन लगाओ। अब बीच में क्या लिखोगे 38, 19 टू जा कितना हो गया 38। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो बस वही क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ख़त्म। और आपका जो HCF होगा वो ये लास्ट वाला जो आपका डिवाइजर होता है ये होता है, ये क्या होता है HCF। तो देखो मैंने आपको काफ़ी मेथड बता दिए कि HCF निकालने के कौन कौन से मेथड है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एग्जाम में HCF का क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे मेथड आप कोई भी लगाओ। ठीक है, इसमें देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है ये। इसमें HCF दे रखा है आपको इन दोनों नंबर का 13। इसका मतलब क्या होता है, HCF ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13। तो आपको इन दोनों नंबर का क्या बताना है, LCM बताना है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, क्या होता है वो, दो नंबर है मान लो A और B, उन दोनों नंबर की आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का रिजल्ट क्या होता है बताओ, सेम होता है। यहाँ पे दो नंबर कौन से बताओ, 26 है, एक कितना है 169। इन दोनों का HCF आपको दे रखा है कितना 13, आपको निकालना क्या है LCM। तो LCM ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये 13 नीचे आ जाएगा तो 26 इंटू 169 और ये 13 यहाँ पे नीचे आएगा, तो क्या बचेगा अपना LCM, ये 2 पे कट गया, और 169 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 338। LCM आपका कितना आ जाएगा 338। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आपके 100% पूछा ही जाएगा कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/125 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल। देखो पहले तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी। मैं आपको दोनों चीज़ें डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, टर्मिनेट कब होगी और कब नहीं होगी, मैं आपको पहले इसका तरीका बताता हूँ। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कब तो टर्मिनेट होगी डेसिमल और कब नहीं होगी नॉन टर्मिनेटिंग। इसको चेक करने का मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन होती है आपकी 7/8 है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे। ये क्या आपका डिनोमिनेटर है। आप ये देखो कि डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके क्या आने चाहिए, 2 एंड 5। आपका या तो 2 की पावर आ सकती है इसमें, या 5 की कुछ पावर आ सकती है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो वो डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। रिपीट हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 2 और 5 आ गया सिर्फ, तो वो डेसिमल क्या हो जाएगी आपकी, टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी, टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन अगर आप कहोगे जी 2 और 5 के अलावा आ गया, तो 2 एंड 5 के अलावा भी कोई नंबर आ गया, मान लो 3 भी इसका फैक्टर है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी।
एक तो ये रूल आप ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग कब होगी और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जहाँ पे बच्चा कभी भी पेपर में ध्यान नहीं देता और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो ये है कि जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं 21/24, ये बताओ टर्मिनेटिंग है या नहीं है। बच्चा सीधा क्या करेगा, वो 24 के फैक्टर करने स्टार्ट कर देगा। 24 को बच्चा लिखेगा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24। वो कहेगा कि आपने तो बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो वो क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगी आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब आप कहोगे गलत क्यों होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो चेक करना है ना, वो ये जो रैशनल नंबर है वो किस में होना चाहिए, आपका लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये बात नोट डाउन कर लो, ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए आपका, तभी आपको ये रूल लगाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आएगी वो आएगी कि उसको हम पहले लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर कोई कटता है फैक्टर कॉमन तो पहले उसको काटेंगे, ठीक है। अब बताओ मेरे को 21 और 24 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ये 7 बार कटेगा, ये 8 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/8। अब बताओ 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 8 के फैक्टर सब बच्चे जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो इसमें तो 2 और 5 के अलावा कुछ आया ही नहीं है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी आपकी, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। और देख लो ऊपर से आपका क्या आंसर मिल रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग। लेकिन रूल क्या होता है, पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म कह लो या इसको क्या कह लो, सिंपलेस्ट फॉर्म कह लो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों का एक ही मतलब होता है, तो लोएस्ट फॉर्म आपको पहले कन्वर्ट करनी है। उसके बाद देखोगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है क्या, अगर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर 2 आ गया अकेला या अकेला 5 आ गया या दोनों आ गए तो हमेशा क्या होगी, वो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, कैसे पता करेंगे। फिर अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी, क्योंकि जो चीज़ टर्मिनेट होगी नहीं तो फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्यों। अगर टर्मिनेटिंग है तो आपसे वो ये पूछ सकता है कि बताओ कितने प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप मेरे को पहले डिवाइड करके बताओ फिर आपको समझ आएगा। देखो पहले ही तो डिवाइड होता नहीं, तो मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ। 8 जा कितना होता है आपका 64 होता है, 6 रिमाइंडर बच गए, और फिर 0 उतारेंगे, 8 7 जा कितना होता है आपका 56, 4 रिमाइंडर 0 उतारेंगे, 8 5 जा कितना हो गया आपका 40। यानी कि 7/8 का अगर आपसे कोई आंसर पूछे तो वो कितना आएगा 0.875। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो आपको ये लिखनी है, ठीक है। आपको आना चाहिए डिवाइड करना, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना डिवाइड करे आप बता दोगे कि इसका आंसर आएगा 0.875। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो रही है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो मैं ये कहूँगा कि आफ्टर 3 डिजिट्स या आफ्टर 3 प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगी कितने प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद। तो एक तो तरीका है क्या, आप डिवाइड करके देखो कि कितने प्लेस के बाद आपकी टर्मिनेट होगी, लेकिन डिवाइड करके देखेंगे तो पेपर के अंदर मान लो बहुत बड़ी एक्सपेंशन आ गई तो आप उसको डिवाइड भी नहीं कर पाओगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ क्या डायरेक्ट मेथड इसका, कि कैसे हमारे को पता लगेगा कि डायरेक्ट वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी। आप देखो जैसे यही क्वेश्चन है 7/125, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, ठीक है। 125 के फैक्टर बनाओ आप, कितने होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर 3 आ गया। अगर इसमें मान लो कुछ 2 की पावर भी होती, अगर कुछ भी नहीं है तो 2 की पावर क्या लिखते हैं हम 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 मैथमेटिक्स में क्या होती है 1, 0 को छोड़ के किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। तो 5 और 2 की पावर लिख लो आप, दोनों में से बड़ी कौन है पावर 3, दोनों में से आपको क्या देखनी है, बड़ी पावर देखनी है। तो जो ये होगी ना बड़ी पावर, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्लेस के बाद ख़त्म हो जाएगी। आप कहोगे ऐसे कैसे हम पता करें कि 3 प्लेस के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। देखो ये 125 है, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको पता है अगर नीचे 10 आए डिनोमिनेटर में, 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो आप उस नंबर को बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो ये आ गया आपका 875 और 109 ऐसे, तो डिवाइड करके क्या आएगा बताओ, इसका आंसर 0.7, इसका आंसर कितना होता है 8.75 और इसका आंसर क्या होता है 0.109। यानी मैं ये कहता हूँ आपको कि कोशिश करो कि डिनोमिनेटर के अंदर आप 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो। देखो
एक 5 और एक 2 से मिलके क्या बनता है 10 बनता है, आपको सबको पता है। यहाँ पे 5 तो है लेकिन इसका जोड़ीदार 2 नहीं है। मैं कहता हूँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, कोई फर्क थोड़े पड़ गया, नीचे क्या बन गया 10 बन गया। ऐसे ही इस 5 के लिए एक 2 ऊपर लगा दो, एक 2 नीचे लगा दो। ऐसे ही इस 5 के लिए एक 2 ऊपर लगा दो, एक 2 नीचे लगा दो। बताओ अब नीचे क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया पहले देखो, 7 8 जा 56, और नीचे क्या बन गया आपका 5 इंटू 2 कितना होता है 10। ये 5 इंटू 2 भी कितना हो गया 10, और ये भी कितना हो गया 10। आप देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 56 बाय में 1000, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी 0.056। अब देख लो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रही है, 1 2 3, तो 3 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन से मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी या नहीं होगी ये कैसे चेक करते हैं, टर्मिनेट होगी तो कितने प्लेस के बाद होगी ये मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, कि 5 और 2 की पावर में से जो बड़ी पावर होगी वही अपना क्या होगा आंसर। फिर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, तो उसको तरीका क्या है, डिवाइड नहीं करना आपको, आप नीचे क्या बना लो 10 बना लो, इस तरीके से सारे, ठीक है। 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी 0.056, और अगर आप सीधा डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या है थोड़ा गलत होने के भी चांसेस है। कैलकुलेशन जिस बच्चे की अच्छी है, डिवाइड वगैरह उसको करना आता है, तो वो डिवाइड भी कर सकता है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में समझा दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, ये कहता है कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगी। तो मैंने अभी आपको रूल बताया, ये लिख लो, ये चीज़ आप लिख लो, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर के क्या बना लो, आप फैक्टर बना लो। 125 तो आपको कहीं पे भी दिख जाए ना, 125 को तो आप क्या लिखा करो 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 250, फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 50, फिर 5 से डिवाइड करो कितना आ गया 10, और फिर 5 से डिवाइड करो कितना आ गया 2। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितनी है बताओ 4, और इंटू 2 की पावर कितनी है 1। मैंने अभी क्या बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि 5 और 2 में से जिसकी पावर ज़्यादा हो उतने ही प्लेस के बाद ये क्या होगी टर्मिनेट होगी। तो कितने प्लेस के बाद क्या होगी टर्मिनेट, 4 प्लेस के बाद। अब आप क्या होगे कि ये आंसर तो हमें पता लग गया, लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी वो भी बता देते हैं हम आपको। देखो 14587 डिवाइड में क्या है ये बताओ, 5 4 बार है, 5 4 बार लिख दो, और ये 2 एक बार लिख दो, लिख दिया मैंने। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे आपको 10 बनाना है, 5 अकेला है, 5 का जोड़ीदार कितना होता है 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 10 बने ही हुए हैं, इससे इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बताओ ये 5 अकेला है, ये भी 5 अकेला है, एक 2 इसके लिए, एक 2 इसके लिए, सीधा ही 4 लगा दूँ, और यहाँ पे भी 2 इंटू 2 लगा दो। तो बताओ ऊपर कितना आ गया आपका, इस नंबर को 8 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 14587 को 8 से मल्टीप्लाई तो कोई भी बच्चा कर सकता है, कितना आएगा 56, 8 8 64, और ये कितना आ गया 6, 8 5 40 और 6 46, कितना आ गया आपका 4 कैरी, और ये 112 और 4 116, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 116696 आ गया। और नीचे देखो एक 5 और एक 2 मिला के 10 बना देगा, ऐसे ये 5 और ये 2 मिला के 10 बना देगा, ऐसे ये 5 और आपका ये 2 मिला के 10 बनाएगा, और एक 5 इंटू 2 कितना होता है 10। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की आप डेसिमल एक्सपेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो बिना डिवाइड करे। डिवाइड नहीं करना, आपको क्या बनाना है नीचे 10 बनाना है। अगर 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी, ये तो मैं सीधा ही बता सकता हूँ। डिनोमिनेटर को देखो आप, 2 की पावर कितनी है 2, और 5 की पावर कितनी है 1। मैंने आपको अभी क्या बताया, दोनों में से जो पावर बड़ी होती है, कौन सी पावर बड़ी है 2, तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी ये 2 प्लेस के बाद, ठीक है। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। ये हम अभी कर चुके, 4 प्लेसेस के बाद रिपीट हो गया क्वेश्चन ये तो। ये देखो इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से किस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग का मैंने क्या रूल आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ क्या आ सकता है, या तो 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन पहले आपको क्या चेक करना है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो मैं चारों का अलग अलग आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो 16/225, पहले तो आप ये चेक करो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 16 और 225 को डिवाइड कर दे 1 के अलावा, ठीक है। तो 1 तो हम काउंट ही नहीं करते। तो अब आप मेरे को बताओ इसके फैक्टर बनाओगे,
225 के फैक्टर आप बना लेना, आपको फैक्टर बनाने आते हैं, मैं बार बार अब नहीं सिखाऊंगा। ये 5 पे जाएगा 45, 5 पे जाएगा 9 और ये 3 और 3। देखो इसमें तो 5, 5, 3 और 3 यानी कि 5 और 2 के अलावा आ गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है। आपसे पूछ रखा है कौन सी टर्मिनेटिंग है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये 5/18 देख लो, कटता तो है नहीं, और 18 तो क्या होता है आपका 9 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 और 5 के अलावा देखो फिर 3 आ गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप देखो 2/21, इसको तो आपको क्लियर ही पता है, 21 तो क्या होता है 3 इंटू 7 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 250 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 125 इंटू 2 लिख सकते हो, और मैंने आपको बताया था 125 को तो आप याद रख लो क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देख लो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। समझ रहे हो मेरी बात, तो मैंने आपको बता दिया आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 ओनली। देखो आपको कंफ्यूज करेगा वो 1 एंड 2 होगा या 2 एंड 3 होगा, 1 एंड 5 आपको होगा, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको तो बस ये चेक करना है कि कौन कौन सी टर्मिनेटिंग है और उस पर टिक करते जाओ, और बस लास्ट में फिर छांट लेना कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, अब आपको मैं ये और सिखा देता हूँ कि अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होगी। इसकी प्रैक्टिस तो आप हर क्वेश्चन में किया करो। ठीक है, पेपर में किसकी पूछ ले हमारे को नहीं पता। अब आप देखो नीचे वाले को आप क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर को बताओ, ये कितना है आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ये 5 और 2 मिलके तो 10 बना रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ये 5 अकेला है ना, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसके लिए ऊपर 2 से कर दो, नीचे 2 से कर दो। ऊपर क्या बन गया आपका 7 4 जा 28, नीचे देखो 3 बार 5 हो गए, 3 बार 2 हो गए, तो मतलब कि ये 1000 हो जाएगा। फिर ये कितना आ गया आपका 0.028। ये इसकी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर बताता हुआ चलूँगा कि टर्मिनेटिंग अगर होगी तो उसकी टर्मिनेटिंग कितने प्लेस के बाद होगी और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे हर क्वेश्चन के साथ साथ। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये √27 है, बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट वी गेट ए रैशनल नंबर। यानी कि ये कहता है कि √27 आपके पास एक नंबर है, आपको किसी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो एक रैशनल नंबर आ जाए, और वो नंबर छोटे से छोटा भी होना चाहिए। देखो कोई भी बच्चा ये बात जानता है अच्छी तरह से कि √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, √7 इंटू √7 कितना होता है, 7 होता है। यानी कि दो नंबर आ जाए दोनों स्क्वायर रूट में और मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक नंबर आ जाता है 7। जैसे √119 इंटू √119, ये कितना होता है 119। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत आंसर दे सकता है जल्दबाजी में। वो कहेगा जी √27 को √27 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27 आ जाएगा, और 27 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो पहला ऑप्शन टिक कर देगा, जो कि गलत होएगा क्योंकि इसने पूछ रखा है स्मॉलेस्ट बताओ। कि √27 तो ठीक है आपकी बात मान ली, लेकिन क्या √27 से छोटा भी कोई नंबर पॉसिबल है क्या, तो मैं वो ढूंढूंगा। ठीक है, वो कैसे ढूंढूंगा, देखो इसको क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। इस स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक 3 तो क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा आपका √3 रहेगा, अंदर √3 रह गया। तो अगर मैं इसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे जी 3 तो ये बाहर है ही, ये मिलके 3 हो जाएगा। ये आंसर कितना आ जाएगा 9, और 9 तो क्या होता है एक रैशनल नंबर। यानी कि मेरे को सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, √3 से, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आपको बताना है, तो आपको ये देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कौन सा नंबर बाहर आ जाएगा, कौन सा अंदर रहेगा। अंदर बचेगा कौन सा, √3, तो √3 एक और ले आओ और ये क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। ठीक है, और जिस बच्चे को स्क्वायर आते हैं वो तो इस क्वेश्चन का आंसर ओरली दे पाएगा। एक बच्चा कहेगा जी 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होता है, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, यानी कि हमने इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हमने ऐसे किया है ना, तो यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करना है, वो इसका आंसर सीधा बता देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें, ताकि पेपर में गलती होने का कोई भी चांस आपका ना रहे। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, इसको अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये कर लो 6 की पावर n माइनस के 5 की पावर n इज ऑलवेज एंड्स विद, यानी कहता है n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए इसका जो आंसर आएगा ना उसके एंड में क्या आएगा, एंड में डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगी, क्या आएगा। आप कहता है n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से n को कोई नेचुरल नंबर पुट कर लो।
एक ही पुट कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, कुछ भी पुट कर लो। जब इसने कह दिया एनी नेचुरल नंबर तो मेरी मर्जी है, मैं 1 पुट करता हूँ। तो बताना इसका आंसर क्या आएगा मेरा, 6 की पावर n, n का मतलब 1, माइनस 5 की पावर 1 यानी कि 1। तो 6 में से 5 गए, कितना आ गया 1, यानी कि इसके लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। आपको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि हम तो n को पेपर में 2 पुट करके देखेंगे, तो अब मैं 2 पुट करके दिखा देता हूँ आपको। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट डिजिट उसका 1 ही आएगा। देखो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, n को कितना पुट करो आप 2। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 36 में से 25 घटाओगे तब भी तो क्या आएगा 11, और 11 के लास्ट में भी तो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है ना। अब कोई बच्चा सोचेगा क्या n को 3 पुट करेंगे तब भी ऐसा आएगा क्या, मैं कहता हूँ तब भी ऐसा ही आएगा। देखो 6 की पावर 3 और माइनस 5 की पावर 3, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 125, इसमें से घटाओगे तो ये कितना आएगा आपका 91, लास्ट में कितना आ रहा है 1। तो मैं कहता हूँ n को आप कुछ भी पुट कर लो, लास्ट में इसका 1 ही आना है। और आपसे यही पूछा है ऑलवेज एंड्स विद, मतलब इसका एंड जो है ना वो किस डिजिट से होगा, मैं कहता हूँ 1 से होगा, चाहे आप n को कुछ भी पुट करो। ठीक है, आपको सबसे छोटा नंबर पुट करना है कितना 1, और पुट भी क्या करना है 6 की पावर 1 तो 6 ही होता है, और 6 में से 5 गए, कोई भी बच्चा बता देगा क्या 1, और 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इन दोनों नंबर का आपको HCF दे रखा है और आपको एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, दो नंबर की प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होती है, उनके HCF इंटू एलसीएम के इक्वल। यहाँ पे दो नंबर कौन से बताओ, एक 26 है और एक 91 है। इनका जो HCF है वो कितना है 13 है। हमें निकालना क्या है एलसीएम, तो इसको 13 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो और आपका आंसर आएगा। 13 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा उधर एलसीएम, ये 2 पे कट गया। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 182, और 182 ही इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। तो ये तो क्वेश्चन आपका पेट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा ही पूछा जाना है कि दो नंबर का आपको HCF दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा, या एलसीएम दे देगा HCF पूछ लेगा, या HCF एलसीएम दोनों दे देगा, उनमें से एक नंबर आपको दे देगा और दूसरा नंबर पूछ लेगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ये देखो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कहता है ये नंबर जो है ना वो कैसा है, रैशनल नंबर है, होल नंबर है, इरेशनल है, नेचुरल है, वो कैसा है। पहले हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखने में अजीब सा नंबर लग रहा है लेकिन मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, फिर आपको आसान लगेगा। अब देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसमें मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो आपका क्या आएगा। अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये √2 है, ये √3 है, यहाँ पे भी √2 है, √3 है, लेकिन ये उल्टा करके लिखा हुआ है बस। माइनस वाले को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्लस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 प्लस √2 लिख दो, चाहे √2 प्लस √3 लिख दो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और इसका स्क्वायर कितना होता है 3, 2 में से 3 गया -1। अब आप बता दो -1 इसमें से क्या है, होल नंबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 होते हैं, है क्या, ये भी नहीं है। इरेशनल नंबर भी नहीं है। ये कौन सा नंबर है बताओ, रैशनल नंबर है। मैंने आपको क्या बताए थे, इरेशनल नंबर 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से सिर्फ ये होते हैं √2 √3 √5 √7। ठीक है, ये वाले। या फिर कौन से होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो ना रिपीटिंग हो, जैसे 1.753290 और ये दे दे, ये नंबर भी क्या है आपका इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल या तो ऐसा नंबर देगा पेपर में, या फिर अंडर रूट वाले ये नंबर, ये सारे के सारे क्या होंगे इरेशनल। लेकिन √1 √4 √9 √7 ये आपके इरेशनल नहीं हैं, ये क्या है आपके रैशनल है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है इरेशनल, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, इसका आंसर कितना होता है 2, इसका 3 और इसका 4। तो बताओ क्या 1 2 3 4 ये रैशनल होते हैं इरेशनल होते हैं। आप कहोगे ये तो रैशनल होते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि 1 4 9 16 ये इरेशनल नहीं होते। इनके अलावा ये, ठीक है, 9 को छोड़ दो, 10 11 12 13 √14 √15
फिर 16 को छोड़ दो, 17, 18, है ना, ये सारे ऐसे चलते रहेंगे। फिर 25 को छोड़ देना। इस तरीके से ये नंबर क्या होंगे आपके इररेशनल, बाकी रैशनल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका रैशनल आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट को देखते ही कभी ये मत कह देना कि इसका आंसर सीधा ही इररेशनल टिक कर दो, गलत होएगा, ठीक है। आप उसको पहले क्या करो, सिंप्लीफाई करो। देखो जैसे मान लो मैं ये पूछ लूँ आपसे कि बताओ √3 इंटू 2√3 ये नंबर रैशनल है कि इररेशनल। बच्चा सोचेगा √3 आ गया तो ये तो इररेशनल है, लेकिन मैं कहता हूँ जरा इसको सोल्व तो करो पहले। 2 तो है ही अकेला, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। 2 3 जा कितना हो गया 6, तो 6 कौन सा इररेशनल है बताओ, ये तो रैशनल है ना। तो आपको बहुत ध्यान से आंसर देना है। पहले उस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा ना वो देखेंगे वो रैशनल है, इररेशनल है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। डायरेक्ट हम कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम रखते हैं इतना ही। कल के लेक्चर के बाद आपके MCQs रियल नंबर के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।